वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रज्ञा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज आपको मिलवाने जा रहे हैं आरजेएस एग्ज़ाम 2024 में सिलेक्टेड कैंडिडेट नवीन यादव से। नवीन यादव अलवर से हैं। राइट नाउ ही इज़ वर्किंग एज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर इन छत्तीसगढ़। नवीन यादव ने प्रज्ञा इंस्टीट्यूट में आरजेएस मेंस की कोचिंग का ऑनलाइन बैच ज्वाइन किया था। इस ऑनलाइन बैच में जजमेंट राइटिंग और हिंदी इंग्लिश ऐसे की प्रिपरेशन कराई गई थी। नवीन यादव ने 31st रैंक लिया है यहाँ आरजेएस एग्ज़ाम 2024 में। तो इनका इंटरव्यू आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, एंड तक सुनिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अपनी प्रोफेशनल लायबिलिटीज़, व्यक्तिगत और सामाजिक जिम्मेदारियां निभाने के साथ साथ इन्होंने लॉ के साथ आरजेएस की तैयारी की। इंजीनियरिंग करने के बाद ये 2009 से जॉब में हैं और उसके साथ साथ ही इन्होंने उस जॉब पर रहते हुए, उसका कार्यभार संभालते हुए साथ साथ लॉ भी किया और आरजेएस की प्रिपरेशन भी की। उन्होंने ये साबित किया कि समय और परिस्थितियां आपको रोक नहीं सकती। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप में एक जज्बा और जुनून होना चाहिए। हम जो सहारा लेते हैं कि हमें समय नहीं मिला इस जॉब से या व्यक्तिगत जिम्मेदारी से, तो इन्होंने अपनी इन सारी बाधाओं को दूर करते हुए ये साबित किया कि एक एक कदम भी हम चलते जाएंगे तो अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। बस आप में मंजिल तक पहुंचने के लिए एक जज्बा और जुनून होना चाहिए, हौसला होना चाहिए, सीखने की लगन होनी चाहिए। इन्हीं कुछ प्रश्न हमने भेजे थे जिनका इन्होंने ऑडियो के माध्यम से हमें जवाब दिया है। इनका जीवन परिचय, तैयारी इन्होंने कैसे की, इनका प्रेरणा स्रोत क्या है और प्रज्ञा इंस्टीट्यूट में जो कोर्स रहा उसका सहयोग, अन्य लोगों का सहयोग और आरजेएस की प्रिपरेशन के लिए आगे जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैसेज क्या। ये कुछ सवाल हमने इनको भेजे थे जिनके जवाब इन्होंने बहुत ही सहजता से सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है। इनके जवाबों में ही आपको नज़र आएगा इनका हार्ड वर्क, डेडिकेशन। सो वी कैन से ही इज़ रियली अ ट्रू इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन who is going to appear in next exams. So it's been inspiring to watch his journey. जी, मेरा नाम नवीन यादव है। मैं अलवर ज़िले का रहने वाला हूँ। तो मेरी एजुकेशन मैंने इंजीनियरिंग करी थी 2008 में। उसके बाद में मैं जॉब्स में रहा। 2009 में दिल्ली मेट्रो में लगा, फिर मैंने सीजीएल की तैयारी करी। तो 2012 में मैं सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर लग गया था बेंगलोर में। फिर 2013 में मैंने दोबारा सीजीएल दिया था, तो रैंक थोड़ी इंप्रूव हुई थी, तो मैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मुझे मिल गया था इनकम टैक्स में। तो उसके बाद से मैं 2015 में ज्वाइन किया इनकम टैक्स। तब से मैं यहीं हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। तो यहीं पर ही मैंने अपनी एलएलबी शुरू करी। मॉर्निंग कॉलेज था तो मुझे एनओसी मिल गई गवर्नमेंट लॉ कॉलेज रायपुर से। तो जब शुरू किया था तब तो सिर्फ इतना था कि इनकम टैक्स में थोड़ा लॉस को समझेंगे, अपने कल को आईटी वगैरह बनेंगे, प्रमोशन होंगे तो असेसमेंट ऑर्डर वगैरह पास करना है, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी हम लोग की, तो केवल उतना था। फिर ड्यूरिंग एलएलबी लगा कि हम तो ये भी कर सकते हैं, इसको भी देखते हैं जुडिशरी को भी, क्योंकि हम क्या बड़े नॉर्मल बैकग्राउंड से थे। तो डैडी की डेथ भी अगर जल्दी हो गई थी, तो हमें कोई ऐसे गाइड करने वाला नहीं था कि ये करियर है भाई। आप जैसे किसी बच्चे को 12th के बाद ही पता है कि क्लैट देना है, जुडिशरी देना है, तो ऐसा हमें तो कोई था नहीं। हम तो गिरते पड़ते ठोकरे खाते खाते पहुँचे हैं। तो फिर हमने 2018 में एलएलबी में एडमिशन लिया। फिर हम 21 में एलएलबी हो गई, तो 21 में हमने पहला अटैम्प्ट दे दिया। फाइनल ईयर में थे तब अपीयरिंग में। संयोग से वहाँ पे मेंस तक पहुँच गए, क्लियर हो गया। इंटरव्यू दिया, 2 नंबर से रह गए। तो 2 नंबर से रहे, पर उसके बाद हमें लगा कि नहीं ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है, काम बन जाएगा। तो फिर हमने दोबारा दिया, तो इस बार 31वीं रैंक आ गई। तो दूसरा सवाल है आपका कि सफलता का श्रेय। सफलता का श्रेय कोई एक नहीं है, बहुत लोग हैं
मेरे जिन कमिश्नर साहब ने तत्कालीन ने मुझे एनओसी दी, जिन अफसरों ने एनओसी दी एलएलबी के लिए, मेरे कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं, मेरी पत्नी है, बेटा है, मेरे मौजूदा बॉसेस हैं, मेरी आईटीओ मैडम है, जॉइंट कमिश्नर साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे यूट्यूब पर भी जहाँ से भी पढ़ाई करी, कोचिंग जहाँ से ली, किसी का एक निबंध देखा, किसी राजस्थान जीके के लिए कोई यूट्यूब चैनल पर कुछ देखा, इंटरव्यू के लिए जहाँ से गाइडेंस ली, 2-3 सीनियर जज साहब हैं जो पुराने बैचेस में सेलेक्ट हो रखे हैं, उन्होंने गाइड किया। तो बहुत सारे लोग हैं, मेरा तो बहुत कम योगदान है। ये सब दिशा नहीं दिखाते, ये सारे इतने लोग मेरे साथ नहीं चलते तो ये सब नहीं होता। तैयारी की स्ट्रेटेजी मैंने गिरता पड़ता सीखी लोगों से, क्योंकि पहले मैं 2-3 एग्ज़ाम पास कर चुका था, तो प्री के लिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करी। पिछली बार मेरे प्री में जस्ट बाउंड्री लाइन पर ही था, मैं 68 या 69 नंबर ही थे, तो जस्ट बाउंड्री लाइन पे था प्री में। तो इस बार मैंने इंग्लिश की भी बुक्स निकाली, मैंने हिंदी मीडियम से लॉ किया है, हिंदी मीडियम से मेंस लिखा है, तो इस बार मैंने प्री में इंग्लिश की बुक्स निकाली कि इंग्लिश की बुक्स जो है वो थोड़ी अच्छी क्वालिटी की हैं। तो आप उसके बाद मैंने मेंस के लिए मैं पिछली बार मेरा एक दोस्त है गिरिराज, वो उसका बहुत बड़ा योगदान है। वो पिछली बार, इस बार उसने मेंस दिया था, तो इस बार वो इतना समय नहीं दे पाया, लेकिन पिछली बार उसने मेरे लिए प्री में उसका नहीं हो पाया था, तो वो मुझसे फ़ोन पर क्वेश्चन सुना करता था मेंस के, जैसे आप तो लूट की डेफिनेशन सुनाओ, चोरी की डेफिनेशन सुनाओ, डिक्री की डेफिनेशन सुनाओ, वो सुनता था मुझसे एज इट इज़, और उसको लॉ अच्छा याद है, तो वो फिर सुधारता था उसको, बंधक क्या है, कितने टाइप के हैं। तो एज इट इज़ अपने को अधिकतर क्वेश्चन अपने क्या जजमेंट राइटिंग के अलावा आरजेएस में ना मेंस में एज इट इज़ बेयर एक्ट का लिखना है, तो बड़े बड़े 2-1 केस लॉ अगर जब पूछे जाएँ तो अन्यथा लिखना नहीं। तो उसने भी ये मेरी मेंस में बहुत मदद कराई, तो उसकी आदत रही। फिर जो बीच में अभी जो 2 साल का गैप आया, इसमें मैं डेली पढ़ता रहता था, कुछ ना कुछ बेयर एक्ट रिवाइज़ करता ही रहता था। निबंध के लिए मैं कुछ स्टैंडर्ड बुक्स और जो कुछ ऑनलाइन मिल जाए, और फिर लिखने की प्रैक्टिस, अच्छे शब्द और कोट्स के साथ में जैसा मिल जाए। 2-3 कोट्स महिलाओं के पे याद रखे थे, 2-3 बच्चों के लिए याद रखे थे, संविधान पर याद रखे थे हिंदी इंग्लिश में। तो इस तरीके से मैंने किया। तो प्री के लिए तो मेरे जो साथी लोग हैं जो किसी वजह से रह गए, तो आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, इंडेक्स सेक्शंस याद करें, गलत हो जाएं उनको लिखें, फिर उस डायरी को जो गलतियों की बन जाएगी धीरे धीरे मोटी हो जाएगी, उसको तो प्रैक्टिस करते रहें। दूसरे राज्यों के जो प्री हो रहे हैं अभी, उनको प्रैक्टिस करें। वो सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो किसी भी जुडिशरी में पूछा गया है, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन। लेटेस्ट केस लॉ आप देखते रहें, जहाँ बेयर एक्ट में एक पेज चिपका लें, बड़े बड़े जैसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जिसके कि आए दिन केस लॉ नए आते रहते हैं। जैसे हमारे ही अब की बार ये आशुतोष सामंता रंजन बालादासी वाला केस आया था, तो इस तरीके के केसेस आप लिखते रहें। और मेंस के लिए आप बेयर एक्ट याद करें, ज़्यादा से ज़्यादा डेफिनेशन सेक्शन याद करें, चार्ज के लिए सेक्शन याद करें, टाइप सेक्शन याद करें। और जहाँ से मेंस का क्वेश्चन आता है, पिछली बार का ही, पिछले आरजेएस के ही अगर 10-12 साल के पिछले पेपर मिल जाएंगे आपको, तो काफ़ी कुछ आपको आइडिया आ जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आता है। और एज इट इज़ बेयर एक्ट याद करने की कोशिश करें, क्योंकि एक कंटेंट कुछ छूट गया ना तो क्वेश्चन बहुत तेज़ी से नंबर घटाता है अपना आरजेएस में। अब हो सकता है 3 नंबर के क्वेश्चन में आपने 2 या 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर छोड़ दिया तो 0 भी मिल जाए। तो इसलिए मेंस में आप ऐसे का ऐसा ही करें। और बहुत ज़्यादा मतलब कहीं भी किसी चीज़ के पीछे एक फॉलो नहीं करना है, किसी का भी, मेरा भी नहीं करना है। अक्षर से पालन किसी की बात का नहीं करना है। यथासंभव यथाशक्य परिवर्तन के साथ में जो अपन करते हैं, अपनी रुचि के अनुसार, अपनी परिस्थिति के अनुसार किसी की बात माननी है। और आप लोगों से मैंने जजमेंट राइटिंग का कोर्स लिया था, तो अब क्या ये आपकी सफलता में सहयोगी बन पाए? देखिए, सहयोग में जैसे मैं बता चुका हूँ पहले, सभी लोगों का सहयोग रहा है। तो जैसे मेरे 171 नंबर आए हैं, तो उसमें से किसी का कितने नंबर हैं ये बाइफर्केशन करना बहुत मुश्किल है। पर चूँकि जब सिलेक्शन हो गया है, तो इस समय मेरे से सामान्यतः ये उम्मीद की जाती है कि मैं विनम्र रहूँ और मैं आभार प्रकट करूँ उन सभी लोगों का। तो सभी का आभार है, आपका भी आभार है। तो बस इसी के साथ मैं ये अपना बात ख़त्म करता हूँ। और आगे जो भी रह गए लोग किसी भी वजह से 1, 2, 3 नंबरों से, वो अगली बार हो जाएंगे। अब इस बीच के समय को, जो ये कठिन समय है, इसको आप निकालें, हिम्मत नहीं आ रहे। आप अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार आप क्या कर सकते हैं। अगर बहुत कम नंबरों से रहे हैं तब तैयारी छोड़ के किसी दूसरे फील्ड की तरफ सोचना ठीक नहीं है। हाँ, अगर ज़्यादा नंबरों से रुके हैं, तब एक बार आप पुनर्विचार करें कि वाकई में ये मतलब
आप पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। जस्ट अब किसी के प्री में ही मान लो 50 नंबर आए थे, वो सोचे भाई, तो फिर एक बार थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देना ज़रूरी है कि बात बनेगी कि नहीं बनेगी। जो इंटरव्यू में पहुंच गया और जो रह गया 1 2 3 नंबर से, तो उसका तो कोई मतलब मुझे नहीं लगता दोबारा दूसरा विकल्प सोचने की ज़रूरत है। अगर आपकी पारिवारिक परिस्थितियाँ, आर्थिक स्थिति आपको सहयोग कर रही है तो फिर आप लगे रहें। थैंक यू। So thank you very much, Naveen, and congratulations, many congratulations on your incredible success. Your hard work and dedication have truly paid off in remarkable ways. We are so proud of you. Thank you.